यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। उनके अंदर एक अपना कॉमन यूनिट आता है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्या है? स्टैटिस्टिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो स्टैट्स के कुछ एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मिला करके जो है वो 50 क्वेश्चन को आज की क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक हमने जो है वो इसके अंदर कवर करने की कोशिश करी है। चाहे आपका सेंट्रल टेंडेंसी हो, चाहे आपका कोरिलेशन हो, चाहे आपका रिग्रेशन हो, चाहे कर्टसीज हो, चाहे स्क्यूनेस हो, चाहे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर आपका बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें बाइनोमियल हो गया, पॉइजन हो गया, नॉर्मल हो गया, ये सब है। साथ में टेस्ट के टॉपिक भी है, साथ में आपका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो सब टॉपिक हमने इसके अंदर जो है वो डाले हुए हैं। तो ओवरऑल मिला के 50 क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे लगभग 5 यूनिट्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन 5 यूनिट के एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया और साथ में जो अपना मार्केटिंग हो गया, ये सब टॉपिक हमने जो कंप्लीट कर लिया। अगर आपने उनका वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख जाना। एग्जाम में जाने से पहले अगर लगा जाओगे वो क्वेश्चंस का अगर वीडियो लगा जाओगे तो पेपर में बहुत बेनिफिट होगा। ओके जी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे हमारे स्टैट्स के जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, तो उसके 50 एमसीक्यूज को। जो फाइल है अगर आप उसको देखेंगे तो फाइल के अंदर तो मैंने लगभग मिला करके 72 क्वेश्चन जो है वो डाले हैं और उनमें से जो है वो बढ़िया वाले 50 क्वेश्चन हम जो है वो वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस। और बाकी जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये सोल्यूशन वाला जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा उसी में वो 22 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है वो मैंने पीछे जो है वो साथ में लगा रखे हैं, तो आप जो है उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, उसका आंसर की भी मैं डाल दूंगा। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है क्या, बोलते हैं व्हाइल एवरेजिंग, जब हम एवरेज करते हैं किसको, रेट्स को या रेशियोज को, जहां पे टाइम फैक्टर जो है वो क्या वेरिएबल है, जहां पे टाइम फैक्टर जो है वो क्या वेरिएबल है, एंड द एक्ट बीइंग परफॉर्म इज कांस्टेंट, और जो एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है वो कैसे कांस्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एप्रोप्रिएट, तो ऐसी जगह पे कौन सा जो मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी का वो क्या एप्रोप्रिएट है, तो वो है आपका हार्मोनिक मीन। देखो हार्मोनिक मीन जो है वो यूजफुल है किसके लिए, कंप्यूट करने के लिए एवरेज स्पीड एट विच ए जर्नी हैज बीन परफॉर्म, या एवरेज प्राइस जिसके ऊपर आर्टिकल को सोल्व किया जाता है। तो जब कभी भी एवरेज आपको अगर ऐसा निकालना हो जहां पे डेटा को जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है किसी रेट के अंदर, ठीक है, लाइक किलोमीटर में, आवर में, लीटर में, तो वहां पे बेसिकली हम लोग जो है वो हार्मोनिक मीन, किसको, हार्मोनिक मीन मेथड को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, जो हमारा हार्मोनिक मीन मेथड है उसको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आंसर जो आएगा फर्स्ट का वो क्या होगा, थर्ड, दैट इज द हार्मोनिक मीन। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन बोलता है अगर 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है उनका वो दे रखा है, मतलब BYX और BXY जो है वो दे रखे हैं आपको 0.8 और 1.2, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो इनमें से जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकलेगा। देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको हम R से जो है वो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, वो होता है जो आपका अंडर BXY इंटू BYX, मतलब 2 अलग अलग रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो मल्टीप्लीकेशन है और फिर उसको क्या कर दो, अंडर कर दो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज नोन एज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला मैंने यहां पे कर दिया है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज ए ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, रिग्रेशन कोफिशिएंट का। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, रिग्रेशन कोफिशिएंट का। ओके, तो हमने यहां पे पुट किया R इज इक्वल टू अंडर रूट BYX इंटू BXY पुट किया, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 0.97 फर्स्ट। चलो जी आगे नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको जो है यहां पे कुछ 4 स्टेटमेंट देखिए, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। सबसे पहले बोलते हैं फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बीटा होता है, बीटा फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, 0। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो बीटा फैक्टर जो है वो क्या होता है, 0। ये बात एकदम क्या है, सही है। बीटा फैक्टर के अंदर जो है वो क्या होता है कि आपका जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा जो है वो क्या 0 होता है, मतलब यहां पे स्क्यूनेस जो है वो क्या होती है, 0 होती है। तो स्क्यूनेस का मतलब क्या है, लैक ऑफ सिमेट्री, जब सिमेट्री का लैक होता है उसको बोलते हैं स्क्यूनेस, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, बीटा से। किससे, बीटा से। जब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो, स्क्यूड हो, वो कैसा हो, स्क्यूड हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वहां पे हम जो है वो एक स्क्यूनेस टर्म को यूज करते हैं। तो अगर मान लो आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है तो मतलब वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो क्या है, असिमेट्रिकल है। ओके, तो लेकिन अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है तो वहां पे आपका जो बीटा रहेगा, मतलब वहां पे जो स्क्यूनेस है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो मैंने यहां पे लिखा भी है कि स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री, इसे जो है वो बीटा से हम लोग जो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बीटा से इसको जो हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल कर्व स्क्यूनेस जो है वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है, यहां
वैल्यू जो होती है मीन का, मीडियन का, मोड का, वो क्या होता है, कोइंसाइड होती है। स्क्यूनेस अपने को डायरेक्शन और एक्सटेंट बताता है, किसका, असिमेट्री का, ठीक है ना। स्क्यूनेस ये बताएगा, अगर देखो अगर असिमेट्री है तो वहां पे क्या मिलेगा, स्क्यूनेस, और स्क्यूनेस बेसिकली आपको बताएगा कितना डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में स्क्यूनेस है, ठीक है, पॉजिटिव है या लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है, और बताएगा एक्सटेंड और कितना स्क्यूनेस है, ठीक है ना। तो स्क्यूनेस अपने को जो है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और एक्सटेंड बताता है किसका, असिमेट्री का, ठीक है ना। और जहां पे अगर हम बात करते हैं किसका, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपका स्क्यूनेस क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो। ये बात ध्यान रखना। तो पहले जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। अगला बोलते हैं कर्टसीज जो है उसका मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। कर्टसी के अंदर आप लैक ऑफ सिमेट्री नहीं, वहां पे तो आप क्या, आप देखते हो कि आपका जो पीकनेस जो है वो चेक करते हैं कर्टसीज के अंदर, तो ये आपका गलत हो गया। जो बीटा 2 है कैन बी नेगेटिव, नहीं ये भी गलत है। स्क्यूनेस स्टडी करता है फ्लैटनेस और पीकनेस, सर फ्लैटनेस और पीकनेस को जो है कर्टसीज जो है वो क्या करता है, स्टडी करता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट। चलो जी आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। सबसे पहला, अलजेब्रिक सम जो है ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन वो क्या है, जीरो है। जो अलजेब्रिक सम, जो सम होता है किसका, डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, ये बात तो क्या है, करेक्ट है, इनकरेक्ट थोड़ी है, क्योंकि जब आप x माइनस एक्स बार करते हो, ठीक है, और वहां पे जो x बार है वो आपने जो मीन लिया है वो आपने क्या किया है, आपने जो है उसको कंप्यूट किया। अलजेब्रिक सम जो आएगा डेविएशन, डेविएशन का मतलब कहता है जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी के अंदर, जो डिफरेंस आ गया, ठीक है ना, जो आपकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ गया उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेविएशन। और डेविएशन कैसे निकालते हैं, ये x माइनस एक्स बार करके क्या निकलता है, डेविएशन। तो बोलता है अगर आप डेविएशन निकाल रहे हो, ठीक है, टेकन फ्रॉम द कहां से, अरिथमेटिक मीन से, तो वो क्या आएगी, वो वैल्यू जो है वो क्या आएगी, जीरो आएगी, वो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि हमको पता है कि सम ऑफ द, जब हम ये डेविएशन निकालेंगे x माइनस एक्स बार करेंगे और लास्ट में जो आएगा उसको जब हम क्या करते हैं, उसका सम करते हैं और सम करेंगे तो वो वैल्यू जो है वो क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो। तो सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ए गिवन सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। फिर आगे क्या बोलता है, द सम ऑफ स्केयर डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अरिथमेटिकल मीन इज ए मिनिमम, दैट इट इज लेस देन द स्केयर डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू अदर देन द मीन। अब मिनिमम प्रॉपर्टी जो क्या बोलते हैं, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द मीडियम, क्योंकि मीडियन जो है वो क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड है। अब अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन, जो एब्सोल्यूट डेविएशन जब आप निकालते हो टेकन फ्रॉम द मीडियन, वो लार्जेस्ट है, वो लार्जेस्ट नहीं, वो सबसे क्या आती है, स्मॉलेस्ट आती है, क्योंकि मीडियन जो है वो क्या होती है, मिड वैल्यू होती है और वो बीच में होता है। तो वहां से अगर आप जो है वो क्या करोगे, एब्सोल्यूट डेविएशन निकालोगे कि अलग अलग जो आपके ऑब्जर्वेशन है वो कितनी कितनी दूर हैं। तो जब आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकालोगे कहां से, मीडियन को यूज करके, तो वो जो है वो क्या आएगी, लार्जेस्ट नहीं, वो सबसे क्या आएगी, स्मॉलेस्ट आएगी, क्योंकि मीडियन जो वो क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। आगे, अच्छा इसमें ये दो और थे, वो क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन रेंज, ये बात एकदम सही है। फिर बोलता है सम ऑफ द स्केयर ऑफ डेविएशन ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट द अरिथमेटिकल मीन, ये भी एकदम क्या है, सही है। चलो आगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और द मेजर ऑफ लोकेशन, ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो मेथड है किसका, सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है। तो देखो मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये पांच जो है इनको बोलते हैं हम लोग क्या, एवरेज, ठीक है। ये आपके मीन्स होते हैं किसके, सेंट्रल टेंडेंसी के, ठीक है ना। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मीन हो गया, रेंज नहीं आता है, मोड हो गया, मीडियन हो गया, वेरिएंस नहीं आएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए सी एन डी बोलते हो, थर्ड। अब यहाँ पे लिखा भी है, मेजर जो होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का या एवरेज निकालने के जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वो दो तरह से हैं, एक होता है मैथमेटिकल एवरेज और एक कौन सा, पोजिशनल। मैथमेटिकल एवरेज निकलती है तीन तरीके से, अरिथमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक, और जो पोजिशनल एवरेज है वो दो तरीके से हम उसको कंप्यूट करते हैं, मीडियन और मोड, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, पांच आपके पास में जो है वो क्या है, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो है ये एवरेज के आपके पास में पांच मेथड होते हैं। चलो जी आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकल सिचुएशन, इनमें से किस प्रैक्टिकल सिचुएशन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यस। बोलता है ये एक ऐसी सिचुएशन है, मतलब इसको यूज करते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां पे प्रोबेबिलिटी जो है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज वेरी स्मॉल, मतलब जहां पे इवेंट जो वो रेयरली अकर होगा, जैसे रोड के ऊपर एक्सीडेंट रेयरली अकर होंगे, जिस तरह काम करते हो डिफेक्ट आ जाना, तो डिफेक्ट जो वो रेयरली क्या होता है, अकर होता है। तो वहां पे बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, वहां पे हम लोग जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है वो अलग अलग पांच जो है वो सिचुएशन दे रखी है और आपको इन पांच सिचुएशन को ध्यान में रख के जो है वो बताना है कि कहां पे ये प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रखी है, कहां पे आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो आप यूज कर सकते हो। तो पहला बोलते हैं जहां पे नंबर ऑफ कस्टमर अराइव एट द सुपरमार्केट पर आवर, अगर ये निकालना हो, हाँ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ टाइपोग्राफिक एरर, अगर आपको निकालना हो कि पर पेज पे जो है वो क्या, पर पेज टाइप करने पर कितनी एरर आएगी, ये निकाल
लियो, यहां पे आप यूज करते हैं। नंबर ऑफ एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस पर डे, अगर आपको ये निकालना हो भाई रोड से जो एक्सीडेंट कितने होंगे, यहां पे हम यूज करते हैं। डाइस थ्रोइंग प्रॉब्लम, यहां पे हम इसको यूज नहीं करते। नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल से ब्लेड हो गया इन द पैकिंग मैन्युफैक्चरिंग बाय गुड कंसर्न, तो यहां पे भी हम इसको यूज करते हैं। तो बस ये बात ध्यान रखना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको यूज करते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां पे प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज वेरी स्मॉल। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। आगे टाइप ऑफ टेस्ट दे रखा है, सब्जेक्ट मैटर बता रखा है, इनको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। देखो क्रूसल वोलिस टेस्ट जो है ये क्या है, क्रूसल वोलिस टेस्ट जो है वो एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। दो तरह से टेस्ट होते हैं, एक होता है पैरामीट्रिक और एक कौन सा, नॉन पैरामीट्रिक। तो क्रूसल वोलिस टेस्ट जो है वो क्या है, इट इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए मीन्स ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन ग्रुप। दो अलग अलग पॉपुलेशन ग्रुप है, ठीक है, दो अलग अलग पॉपुलेशन है, उनका मीन निकालेंगे और उस मीन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए जिस टेस्ट को यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रूसल वोलिस टेस्ट। तो क्रूसल वोलिस टेस्ट जो है वो क्या होता है, इसको ये एक हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है और इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या करने के लिए, क्रूसल वोलिस टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं क्या क्या निकालने के लिए, दो अलग अलग जो हमारे पास पॉपुलेशन है उन दो अलग अलग पॉपुलेशन का जो मीन आएगा उसको आपस में क्या करने के लिए, कंपेयर। तो इसको यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए मींस ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन ग्रुप। तो आंसर जो आएगा ए का तो हो गया सेकंड। फिर जेड टेस्ट जो है वो लार्ज सैंपल टेस्ट है, ठीक है। तो जेड टेस्ट जो है वो क्या, इसमें हम टेस्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द टू सैंपल ग्रुप। ये एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो टेस्ट होता है, इसको ये क्या है, ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए मींस ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन ग्रुप। और काई-स्क्वायर जो है ये क्या, काई-स्क्वायर एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए गुडनेस ऑफ फिट। तो डी का आएगा थर्ड। तो आंसर जो बनेगा 7th का वो क्या बनेगा जी आपका, फर्स्ट। आगे यहां पे एप्लीकेशन नैरेटिव दे रखा है और स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उनको जो है वो क्या करना है, मैच करना। सबसे पहले टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव अराइवल ऑफ द कस्टमर इन ए क्यू, इसको ये क्या है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप जहां पे एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव अराइवल ऑफ द कस्टमर इन ए क्यू, लाइन के अंदर जो कस्टमर लगा हुआ है, ठीक है, उसका सक्सेसिव अराइवल की वो टाइम पे जो वो आ जाए, तो उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करते हैं वो है कौन सा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर्टी सर्टेन ह्यूमन एबिलिटी इन द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, वहां पे हम यूज करते हैं पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसके लिए थोड़ा सा लिखा, पहले इसको पढ़ लो। देखो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका नेम जो वो दिया था इटालियन सिविल इंजीनियर इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो ने। ये विल्फ्रेडो पेरेटो ने जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया और जिसको पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं कहां पे, इट इज ए पावर लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज यूज्ड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल क्वालिटी कंट्रोल, साइंटिफिक, ज्योग्राफी, जियोफिजिकल, एक्चुरियल एंड मेनी अदर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनली अप्लाई टू डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन ए सोसाइटी, फिटिंग द ट्रेंड that a large portion of the wealth is held by the small fraction of the population। पेरेटो प्रिंसिपल जो है उसको 80-20 रूल भी बोलते हैं, जो ये स्टेट करते हैं कि 80% ऑफ आउटकम जो है वो किसकी वजह से आते हैं, 20% ऑफ कारण की वजह से आते हैं। was named in the honor of the पेरेटो, ठीक है ना। तो अब ये देखो एक बार, पेरेटो जो है वो क्या, डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा, मतलब कहां पे पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन कहां यूज करते हैं, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो किसका, इनकम प्रॉपर्टी एंड सर्टेन ह्यूमन एबिलिटी इन द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, तो वहां पे हम यूज करते हैं किसको, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, मूवमेंट ऑफ स्टॉक प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द इनकम ऑन द सोशलिस्टिक सोसाइटी, वहां पे यूज करते हैं किसको, लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। और डिस्ट्रीब्यूट करना रेयर इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस की कभी कभार होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वहां पे किस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो 8th का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। आगे अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व द रिसर्च प्रोसेस। जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च जब आप करेंगे तो रिसर्च पूरी क्या है, एक प्रोसेस है, उसके अंदर कई सारे क्या स्टेप होते हैं। तो यहां पे आपको स्टेप दे रखे और आपको इनको जो है वो क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जब आप रिसर्च करते हो सबसे पहले हम लोग जो है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे और लिटरेचर रिव्यू करते हैं, यस। फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को, यस। फिर प्रिपेयर करते हैं रिसर्च डिजाइन को, यस। फिर हम रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा कलेक्ट करके उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। डेटा कलेक्शन करके एनालिसिस करने के बाद में अब हमारा काम जो है वो क्या होता है, हम इंटरप्रेट करेंगे और जो है वो रिपोर्ट को क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो आंसर जो बनेगा 9th का वो क्या बनेगा अपना, सी। क्या, सी, जिसके अंदर सबसे पहले डिफाइन करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम, उसके बाद में फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस, फिर प्रिपेयर करेंगे रिसर्च डिजाइन को, फिर कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे डेटा को, और लास्ट में हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे और रिपोर्ट को राइट करेंगे। चलो जी आगे।
दो स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट 1 में बोलता है इफ ए पॉपुलेशन फ्रॉम विच ए सैंपल इज टू बी ड्रॉ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए होमोजेनियस ग्रुप, अगर कोई ऐसी पॉपुलेशन जहां से आपने सैंपल निकाला वहां पे क्या है, वहां पे जो पॉपुलेशन है वो होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, मतलब क्या अलग अलग तरह की जो है वो पॉपुलेशन है, जो एंटायर पॉपुलेशन में अलग अलग तरह के लोग जो क्या इन्वॉल्व है, तो वहां पे आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड को जो वो क्या करते हो, यूज करते हो। बिल्कुल सही बात है, जहां पे हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन होते हैं तो वहां पे हम जो है वो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड को जो क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को लेने के लिए हम जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड को जो क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्टेटमेंट 1 तो आपका करेक्ट है। 2 में क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल जेड टेस्ट इज अप्लाई। जेड टेस्ट जो है वो क्या है सर, जेड टेस्ट जो है वो लार्ज सैंपल टेस्ट है, स्मॉल सैंपल टेस्ट नहीं है। तो क्या ये तो गलत हो गया, क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल जेड टेस्ट को अप्लाई करते हैं इवन इफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल। तो ये क्या है, गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन सेकंड जो है वो क्या इनकरेक्ट है। अब यहां पे क्या देख लो एक बार, अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको पता ना हो, अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन नहीं है, ठीक है, तो सैंपल साइज अगर लार्ज है और स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं है तो भी जेड टेस्ट यूज करेंगे। और अगर सैंपल साइज स्मॉल है, ध्यान से सुना, अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं है तो चाहे सैंपल साइज जो है वो क्या हो, स्मॉल हो, तो भी वहां पे हम जेड टेस्ट को जो क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखना। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आपको कैरेक्टरिस्टिक दे रखे, बताना इनमें से कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहला, मीन जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, यस, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है, तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी, ये तो है, सही है। फिर फॉर ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स पे, तो यहां पे जो है वो क्या होगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू, बोले तो मीन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इक्वल टू 0.5। तो अब जो है वो आधे एरिया को कवर करता है। ये जो एरिया रहेगा ये क्या रहेगा, 0.5 एरिया इधर और 0.5 एरिया इधर। तो ये बात एकदम क्या है, सही है। फिर बोलता है फॉर एवरी पेयर ऑफ द वैल्यू पी एंड ए द कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो वो कैसा, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो कैसा होता है, बेल शेप होता है और सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब इसके मतलब यहां पे स्क्यूनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, 50% एरिया इधर रहेगा, 50% एरिया इधर रहेगा, ये भी सही है। फिर बोलते हैं तो कर्टसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज लेस देन 3, जो कर्टसी है डिस्ट्रीब्यूशन का वो ऑलवेज लेस देन 3 होता है। सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्टसी होता है वो क्या होता है, 3 होता है, लेस देन 3 नहीं होता। तो ये आपका क्या रॉन्ग है। अब यहां पे लिखा जो कांस्टेंट्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो क्या है, मीन जिसको एक्स बार से या म्यू से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको आप जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आपका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो गया। मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना हो तो अंडर बीटा 1 जो 0 होता है हमेशा। तो यहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो क्या, स्क्यूनेस क्या रहेगा आपका 0, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो कर्टसी रहेगा वो क्या आएगा जी आपका, वो उसको हम बीटा 2 से जो डिनोट करते हैं, और ये क्या आएगा 3। इट इज ए मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको बोला जाता है, ठीक है ना। चलो आगे, फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब मीन वैल्यू जो है वो क्या आएगी। अब यहां पे आपको एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आपको बताना है यहां पे मीन वैल्यू जो है वो क्या होगी। देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उसको कैसे डिफाइन करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज डिफाइंड एंड गिवन बाय द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ई की पावर माइनस मीडियन इनटू एम की पावर एक्स अपॉन में एक्स बार, ठीक है, एक्स फैक्टोरियल। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे जो है वो ये क्या है, दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एक्स नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। अब एक्स बार जो है वो क्या है, मीन है, और उसको किससे डिनोट करते हैं, एनपी से। किससे, एनपी से। एनपी जो है वो क्या है, पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे जो एम है ये क्या है, मीन है, ये क्या है, मीन है। तो यहां पे जो ये 5 दे रखा है ये क्या होगा, ये होगा क्या आपका मीन। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। ओके बोलो जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्डिनल वैल्यू, दो ऑर्डिनल वैल्यू, कार्डिनल नहीं ऑर्डिनल वैल्यू, जिसको हम जो है वो कार्डिनल नंबर्स में, काउंटिंग नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, बोलता है अगर मान लीजिए आपको जो है वो क्या करना है, दो ऑर्डिनल वैल्यूज के बीच में जो है, दो ऑर्डिनल वेरिएबल, वैल्यू नहीं वेरिएबल, वैल्यू आ गया तो कार्डिनल हो गया, ठीक है। तो दो अलग अलग वेरिएबल है जिनको हम नंबर्स के अंदर डिनोट नहीं कर सकते। अगर उनके अंदर आपको रिलेशन मेंटेन करना हो तो कौन से मेथड को यूज करते हैं, तो वहां पे हम जो है वो रैंक स्पेयरमैन मेथड को जो वो यूज करते हैं। तो क्या आएगा आंसर इसका, स्पेयरमैन रैंक मेथड। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर, कहां पे, जहां पे आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है दो टू ऑर्डिनल वेरिएबल्स के बीच में।
आगे स्पूरियस रिलेशन जो है वो क्या, स्पूरियस मतलब नॉनसेंस रिलेशन या जाली रिलेशन जो होता है दो वेरिएबल के बीच में, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। देखो एक बार पहले समझो इसको। मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी इनकम जो वो 50% से क्या हो गया, बढ़ गया, और वो पर्सन जो है वो पहले एक्स कमोडिटी भी परचेस करता था और वाई भी कंज्यूम करता था। एक पर्सन था मान लीजिए मिस्टर एक्स, और वो जो है वो एक्स और वाई दोनों कमोडिटी को परचेस करता था। एक्स के अंदर मान लो कि वो बेसिकली जो है वो कोल्ड ड्रिंक भी यूज करता था, किसको, कोल्ड ड्रिंक भी यूज करता था, और वो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए वो बर्गर भी यूज करता था। दो अलग अलग कमोडिटी थी। तो पहले उसकी जितनी तनख्वाह थी उसके अंदर वो कोल्ड ड्रिंक भी पीता था और बर्गर भी खाता था, ठीक है। अब उसकी तनख्वाह जो 50% से क्या हो गया, बढ़ गया, और अगर उसकी तनख्वाह 50% से बढ़ा तो उसने बर्गर का जो क्वांटिटी है उसको भी 20% से इंक्रीज कर दिया, और साथ में कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी को भी 20% से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब ये बताओ ये बर्गर या फिर जो कोल्ड ड्रिंक है इनमें कोई रिलेशन है, ये बताओ। सर ये दोनों जो है वो इनकम से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पे देखने में ये नहीं लग रहा कि देखो अगर x 20% से बढ़ा तो y भी 20% से बढ़ गया। यस, तो ये जो रिलेशन आप इन दोनों के बीच में लेके आ रहे हो इसको बोलते हैं नॉनसेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे, नॉनसेंस। देखने में लग रहा है कि x और y दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, बट क्या एक्चुअल में जो है वो x और y के अंदर जो है वो एक्चुअल रिलेशन है या नहीं है, नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज नोन एज अ स्पूरियस रिलेशनशिप या नॉनसेंस रिलेशनशिप, जाली या नकली बोलते हैं। तो स्पूरियस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज एक्सप्रेस, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इट इज अ रिलेशनशिप दैट अपीयर टू बी ट्रू, जो देखने में क्या लग रहा है कि वो ट्रू है, बिकॉज ईच वेरिएबल इज रिलेटेड टू ए थर्ड आइटम, क्योंकि हर वेरिएबल जो है इस रिलेशनशिप में जो आप वेरिएबल लेके आ रहे हो, हर वेरिएबल जो है वो तीसरे वेरिएबल के साथ जो है वो क्या है, जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप है अपने को एक्चुअल में लग रहा है कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो कैसा, स्पूरियस रिलेशनशिप है। तो आंसर आएगा सेकंड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर राइटली एक्सप्रेस इन रिलेशन टू स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग। तो देखो अब उसके स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग से रिलेटेड जो कुछ बात बता रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या है, सही है। पहला, व्हेन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर टू स्मॉल, अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ही छोटे, और बहुत ही छोटे किसको बोलते हैं, जब वो लेस देन 5 हो, ठीक है ना। तो वैल्यू जो होती है एक्स बार की जो वैल्यू आएगी विल बी ओवर एस्टिमेटेड होगी एंड विल रिजल्ट इन टू मेनी रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस। और वो कैसा होगा, वो जो वैल्यू आएगा वो ओवर एस्टिमेट होगा, और साथ में जो है वो क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, टू मेनी रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस, आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो ये बात क्या है, सही है। फिर मैन विटनेस टेस्ट जो है वो एज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन नॉर्मल है। सर मैन विटनेस जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो वो नॉर्मल पॉपुलेशन को जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करता, ये गलत। क्रूसल वॉलिट टेस्ट है सिमिलर टू वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो क्रूसल वॉलिट टेस्ट है जिसको एच टेस्ट से हम जो है डिनोट करते हैं, तो ये सिमिलर है किसके जैसा, जो आपका एनोवा टेस्ट है ना, जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट है वन वे वाला, उसके जैसा ही है। तो ये बात एकदम क्या है, सही है। नीचे लिखा भी है क्रूसल वॉलिट टेस्ट जिसको एच टेस्ट बोलते हैं, एच टेस्ट होता है ये, इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट विच इज इक्विवेलेंट टू वन वे अनोवा व्हेन नॉर्मलिटी और इक्वलिटी ऑफ द वेरिएंस असम्पशंस आर वायलेटेड, ठीक है। उसके बाद में फिर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि टेस्ट इज कंसर्न विद द हाइपोथेसिस दैट इज आइडेंटिकल मींस केम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, नहीं गलत है। और स्टूडेंट टी टेस्ट जो है उसका इट इज बाय डेफिनेशन नॉर्मल होता है, यस। जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट है वो क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट है, यस। तो आंसर क्या आएगा, थर्ड। आगे सैंपलिंग मेथड देखिए, आपको मैचिंग करना है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग जो क्या है, जब आपकी पॉपुलेशन जो है वो वाइडली स्प्रेड होती है, ठीक है, और रैंडम सैंपलिंग वहां पे जो है वो आपकी पॉसिबल ना हो, तो वहां पे आप जो है वो मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक को यूज करते हो। सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो है वो क्या होता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो है वो एक एलिमेंट है पॉपुलेशन का जिसको अरेंज करेंगे कुछ ऑर्डर में, ठीक है। एक पॉपुलेशन जो ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड है, वहां पे आप जिस सैंपलिंग मेथड को यूज करते हो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग मेथड जो क्या होता है, जजमेंट सैंपलिंग मेथड स्पेसिफाई नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, जब आप रिस्पोंडेंट के बेस पर जो है वो सैंपल को कलेक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, जजमेंटल सैंपलिंग। और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या है, जब पॉपुलेशन जो है वो हेटेरोजेनियस नेचर की होती है तो वहां पे जिस सैंपलिंग मेथड को यूज किया है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। आगे, सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस एस्टिमेट द डिमांड इक्वेशन यूजिंग द रिग्रेशन कोफिशिएंट। जब आपको अगर डिमांड इक्वेशन निकालनी हो, किसको, रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करके जब आप डिमांड इक्वेशन बनाते हैं। डिमांड इक्वेशन बेसिकली क्या, इसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, डिमांड एस्टिमेशन करने के लिए। तो अगर आपने डिमांड को एस्टिमेट करना है तो उसके लिए आप एक इक्वेशन बनाओगे, और वो जो इक्वेशन बनाओगे वो कैसे बनाओगे, विद द हेल्प ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस बनाओगे। तो उसके अंदर कुछ स्टेप है उनको फॉलो करना होता है। आप पहले पढ़ लेते हैं। देखो, एक्चुअल प्रोसेस जो है रिग्रेशन एनालिसिस का कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स बट इट कैन
कैन बी समराइज्ड इनटू 4 इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉडल को स्पेसिफाई करते हैं, हम सेट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को और आइडेंटिफाई करते हैं इंपॉर्टेंट वेरिएबल व्हिच कैन बी इन्फ्लुएंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर उसके बेस पर जो मॉडल आपने जो है वो क्या कर दिया, पहले स्पेसिफाई कर दिया, अब उसके बेस पर आप डेटा को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्शन फॉर ऑल द वेरिएबल स्पेसिफाई, फिर चॉइस करेंगे फंक्शनल फॉर्म को और आखिरी में एस्टिमेट करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे किसको, रिजल्ट को। अब उसी तरीके से यहां पे आपको जो है वो क्या करना है, ये आपको कुछ स्टेप दे रखे, इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो अगर आप जो है वो क्या कर रहे हो, डिमांड इक्वेशन को एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करके, तो आप सबसे पहले जो वो क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग मॉडल को स्पेसिफाई करेंगे, सी, देन उसके बाद में आप क्या करोगे, ऑब्टेन करोगे डेटा ऑन ईच वेरिएबल, डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करने के बाद अब आप डिसाइड करोगे फंक्शनल फॉर्म ऑफ द डिमांड इक्वेशन, कर लिया, अब आप जो एस्टिमेट करोगे स्लोप को और आखिरी के अंदर आप इवेल्यूएट करोगे रिग्रेशन के रिजल्ट को। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, CADBE। आगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन सीक्वेंस ऑफ टेस्टिंग ए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को जब आप टेस्ट करते हैं तो आप कैसे करते हो, सबसे पहले नंबर पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद फिर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को जो है वो क्या करते हैं, सेट करते हैं, फिर हम जो है वो सैंपल डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बेस पर हम जो है वो क्या करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे और लास्ट में जो है वो ऑब्टेन करेंगे रिजल्ट को एंड टेकिंग द डिसीजन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, BDCAE। तो ध्यान रखना कि जब हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करेंगे, जो हाइपोथेसिस हमने सेट कर लिया था उसको अब अपने को क्या करना है, टेस्ट करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप जो वो क्या करोगे, फॉर्म करोगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद फिर आप देखोगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप कितना लेके चलना चाहते हो, 1% या 5% ये, देन उसके बाद कलेक्ट करोगे सैंपल का डेटा, सैंपल डेटा आ गया, अब डेटा को जो है वो क्या करोगे, एनालाइज करोगे और उसके ऊपर क्या लगाओगे, टेस्ट लगा दोगे, फिर टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उस टेस्ट के रिजल्ट की जो वैल्यू है उसको प्री डिटरमाइंड वैल्यू के साथ में कंपेयर करके और फिर क्या करोगे, ऑब्टेन करोगे रिजल्ट को और फिर टेकिंग द डिसीजन। तो आंसर जो आएगा 18 का वो क्या आएगा, फर्स्ट। आगे 19, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक असर्शन एक रीजनिंग। सबसे पहले असर्शन में बोल रहा है आर स्क्वायर टेंड्स टू स्मॉलर फॉर क्रॉस सेक्शनल डेटा देन फॉर द टाइम सीरीज डेटा। अब आप पहले इसको समझते हैं कि क्रॉस सेक्शनल डेटा और टाइम सीरीज डेटा जो वो क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो जी, बोलता है क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, एक होता है टाइम सीरीज, एक है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल मतलब एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारे पास में जो डेटा आता है फ्रॉम मैनी यूनिट्स का, एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो कई सारी यूनिट्स का, कई सारी वेरिएबल का डेटा अगर आपके पास में आ गया तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा। और एक होता है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज मतलब क्या, जब एक ही डेटा अलग अलग टाइम के ऊपर हमारे पास में आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम सीरीज डेटा। तो टाइम सीरीज डेटा मींस दैट वी हैव डेटा फ्रॉम वन यूनिट ओवर मैनी पॉइंट इन टाइम। तो एक यूनिट का डेटा हमारे पास आ रहा है लेकिन अलग अलग पॉइंट के ऊपर आ रहा है तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। तो दो तरीके से डेटा होता है, एक है क्रॉस सेक्शनल, एक आएगा कौन सा, टाइम सीरीज डेटा। अब आपको यहां पे कुछ बात जो बता रखी है देखो, अच्छा क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज के बाद एक पैनल डेटा भी होता है जिसको टाइम सीरीज क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, वी हैव डेटा फ्रॉम मैनी यूनिट, कई यूनिट से अपने पास डेटा आ गया ओवर मैनी पॉइंट इन टाइम, ठीक है। इकोनोमेट्रिक के अंदर जो है आर स्क्वायर्ड क्या होता है, तो इट इज ए मेजर, ये एक तरीका है क्या निकालने का, गुडनेस ऑफ फिट निकालने का इन द रिग्रेशन एनालिसिस। इट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बोलते हैं, जो डिटरमाइन करता है वेरिएशन ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर, की एक वेरिएशन एक वेरिएबल में अगर चेंज आ गया तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आएगा, उसको हम कंप्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, आर स्क्वायर टेंड टू बी स्मॉलर, ध्यान देना, बोलता है आर स्क्वायर टेंड टू बी स्मॉलर फॉर क्रॉस सेक्शनल डेटा। जो क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है वहां पे आपका जो आर स्क्वायर रहेगा तो वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा देन फ्रॉम द टाइम सीरीज। ये बात एकदम सही है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल डेटा के अंदर बेसिकली क्या, एक ही टाइम के ऊपर जो है वो आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना, एक ही टाइम पे। तो आप क्या रिलेशन मेंटेन करोगे, तो वहां पे जो है वो क्या रहेगा, आर स्क्वायर जो रिलेशन रहेगा वो भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। रीजन ये है, वाइडर फ्लक्चुएशन जो होती है ना क्रॉस सेक्शनल डेटा कॉजेस स्मॉलर वैल्यू ऑफ द आर स्क्वायर। जितना फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा उतना वैल्यू जो है वो आर स्क्वायर क्या आएगा, कम आएगा। ये बात भी एकदम सही है। इसी वजह से जो है वो क्या होगा कि स्मॉलर द क्रॉस सेक्शनल डेटा देन द टाइम सीरीज डेटा, इसी वजह से जो है वो ये होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है और रीजनिंग जो करेक्टली असर्शनों को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर आएगा फर्स्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, जहां पे जो है वो किसी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं वो क्या होते हैं, आपके रेयर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिकल और स्क्यू दोनों हो सकता है क्या, बताओ जल्दी। सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है और स्क्यूड भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल ये बात सही है। फिर बोलता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमोडल होता है क्या, नहीं सर, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिमोडल होता है, तो ये नहीं है। ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो असिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस होता है क्या, नहीं सर, वो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी है, ये भी नहीं है। एन और पी जो है वो दो पैरामीटर होते हैं, यस सर। एम जो हम निकालते हैं वो कैसे होता है, एन इंटू पी होता है, तो ये बात क्या है, सही है। फिर यू एंड ओ जो है वो दो पैरामीटर है, नहीं ये इसके पैरामीटर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ए एंड डी।
आगे, विच ऑन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में अगर आपने जो वो क्या करना है, कोरिलेशन निकालना है, तो उसके लिए कई सारे मेथड है। आपको बताने में से कौन सा मेथड नहीं है। तो पहला सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये मेथड है। फिर आर का ये मतलब कोरिलेशन मतलब आर निकालना है, तो आर के अलग अलग मेथड दे रखे हैं, तो ये भी मेथड है। यस। दूसरा आर इज इक्वल टू अंडर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, हाँ ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है। यस। फिर कोवेरिएंस आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर, ये मेथड होता है क्या? नहीं सर, ये मेथड नहीं है। मेथड होता है क्या? कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये मेथड है। तो 21 का क्या आएगा? थर्ड। आगे 22 बोलता है मल्टी कोलिनियरिटी जो होती है रिग्रेशन एनालिसिस में, उसको कैसे मेजर करते हैं। मल्टी कोलिनियरिटी होती है पहले तो ये मल्टी कोलिनियरिटी जो है एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जहां पे सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इन ए मॉडल आर कोरिलेटेड। अब देखो मल्टी कोलिनियरिटी इज द अकरेंस ऑफ हाई इंटर कोरिलेशन, जब हाई इंटर कोरिलेशन होता है अमंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इन ए मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। मल्टी कोलिनियरिटी कैन लेड टू स्क्यूड और मिसलीडिंग रिजल्ट व्हेन ए रिसर्चर और एनालिस्ट attempt to determine how well each independent variable can be used most effectively to predict or understand the dependent variable in a statistical model। अब की टेक अवे क्या है इसके? मल्टी कोलिनियरिटी एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जहां पे सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इन ए मॉडल आर कोरिलेट, जिनको हम क्या करते हैं, कई सारे जो हमारे पास सेवरल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनके मॉडल को हम क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं। बिल्कुल, मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में नहीं, अलग अलग डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, टू वेरिएबल आर कंसीडर्ड परफेक्टली कोलिनियर कब बोलेंगे? अगर उनके बीच में जो कोरिलेशन है वो क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, मतलब +1 या -1 है। आगे मल्टी कोलिनियरिटी अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल रिजल्ट इन लेस रिलायबल स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पे जो है दोनों के दोनों वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट नहीं है। व्हेन यू आर एनालाइजिंग एन इन्वेस्टमेंट इट इज बेटर टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर रादर देन मल्टीपल इंडिकेटर ऑफ द सैंपल सेम टाइप ऑफ अवॉइड मल्टी कोलिनियरिटी। ये बात भी एकदम क्या सही है। फिर बोलता है मल्टी कोलिनियरिटी कैन लीड टू लेस रिलायबल रिजल्ट बिकॉज द रिजल्ट यू आर कंपेयरिंग आर जनरली द सेम। तो ये इसके जो है वो कुछ क्या है? फीचर होते हैं किसके? मल्टी कोलिनियरिटी के। तो अगर जो है वो आप दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो है वो क्या करते हो, अगर कोई रिलेशन आप मेंटेन करो तो वहां पे आप उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है ना। अब क्या है? मल्टी कोलिनियरिटी एक रिग्रेशन एनालिसिस है, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? उसको मेजर करेंगे 1 माइनस में आर स्क्वायर करके, 1 माइनस में आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना। आगे प्रॉपर्टी ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। एस्टिमेटर क्या होता है? जिसके बेस पर हम क्या करते हैं? एस्टिमेट लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एस्टिमेटर। एक ऐसा वेरिएबल जिसके बेस पर हम क्या करेंगे? एस्टिमेट करते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिमेटर। ठीक है, तो एक अच्छा जो पॉइंट एस्टिमेटर होता है उसके अंदर उसकी क्या क्या क्वालिटी है? तो अच्छा पॉइंट एस्टिमेटर वो होगा जो स्टेशनरिटी नहीं, जो एफिशिएंट होना चाहिए, यस, कंसिस्टेंट होना चाहिए, यस, न्यूट्रल होना चाहिए। बोलो न्यूट्रलिटी है क्या? न्यूट्रलिटी सर वर्ड यूज नहीं करते, उसकी जगह होता है अनबायसनेस। कैसा होना चाहिए? अनबायस होना चाहिए। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बी, सी एंड ई। बोलो तो 4। आगे फॉर्मूला देखिए अलग अलग टेस्ट के, और आपको जो है यहां पे टेस्ट करके मैचिंग करना है। सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड का समेशन। तो ये कौन सा? ये है आपका काय स्क्वायर मेथड। ठीक है, फिर ये 12 अपॉन n की पावर n प्लस n इंटू n प्लस 1। फिर ये है कौन सा? दिस मेथड इज नोन एज द h मेथड। ठीक है ना, ये कौन सा है? h टेस्ट, क्रूसल वॉलिस टेस्ट है। फिर x मीन माइनस में म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर, तो ये है आपका कौन सा? टेस्ट। और सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन अपॉन सम ऑफ स्क्वायर विद इन, ये मेथड जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एनोवा मेथड। तो याद करके जाना, यही जनरली क्वेश्चन घूम फिर के आएगा। ठीक है ना। तो एसएसबी अपॉन में एसएसडब्ल्यू जो है ये क्या है? अनोवा मेथड है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मेथड है। तो आंसर जो आएगा वो क्या? थर्ड। आगे स्टैटिस्टिकल आइडेंटिटी दे रखी है और डिस्क्रिप्शन इनको मैचिंग करना है। सबसे पहले पावर ऑफ टेस्ट जो वो क्या? पावर ऑफ टेस्ट इज अ प्रोबेबिलिटी जो टेस्ट करती है विल लेड टू रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ए फॉल्स, उसको बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। तो पावर ऑफ टेस्ट एक प्रोबेबिलिटी है दैट टेस्ट विल लेड टू रिजेक्ट, की टेस्ट को हम मतलब कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि टेस्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे जब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है? फॉल्स हो, तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। स्टैंडर्ड एरर जो वो क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन एस्टिमेट फ्रॉम ए सैंपल। पी वैल्यू जो है वो क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट विच नल हाइपोथेसिस वुड बी एक्सेप्टेड, उसको बोलते हैं पी वैल्यू। और एफ टेस्ट जो है वो क्या? एफ टेस्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन कोटेशन इक्वेशन। जब हम जो है वो क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, तो वहां पे हम जो है वो किसको यूज करते हैं? एफ टेस्ट को। तो आंसर जो आएगा 25 का वो क्या आएगा? सेकंड।
आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आर एम्प्ली डिस्क्राइब करता है ओनरशिप ऑफ द इनकम एंड प्रॉपर्टी इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ जाए तो समझ जाना क्या है, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। तो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन का नेम जो वो कैसे आया था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, इटालियन सिविल इंजीनियर थे, ठीक है, विल्फ्रेडो पेरेटो, उनके नाम पे जो है वो आया था, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम यूज करते हैं क्या करने में, इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोशल, quality control, scientific, geophysical, actuarial and many other type of observable phenomena. Principle originally apply to describe करने के लिए distribution of wealth in a society, fitting the trend that is the large portion of the wealth is held by the small fraction of the population. Pareto principle जो है वो 80-20 रूल पे काम करता है, जो बोलता है कि 80% आउटकम जो है वो किसकी वजह से आते हैं, 20% कॉजेस की वजह से आते हैं। तो ये देख लेना। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, आपको यहां पे स्टेटमेंट दे रखी है 4, उनमें से बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या गलत है। पहला, अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड टू मेजर द डेविएशन, अर्थमेटिक मीन को यूज करते हैं डेविएशन निकालने के लिए, इन कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज एट द लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी। ये बात एकदम सही है, क्योंकि हम जो एक्स बार को यूज करते हैं क्या करने के लिए, डेविएशन कंप्यूट करने के लिए, तभी तो एक्स माइनस एक्स बार करते हैं ना, यस। तो ये तो आपकी क्या करेक्ट है। थर्ड देख लो पहले, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो सीवी जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होता है मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू में स्क्वायर, ये भी सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इक्वल होता है किसके, जीरो के इन सम सिचुएशन, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर ये जो है ना जेड स्कोर वैल्यू जो है वो एक्स की इज द रेशियो का बिटवीन एक्स डिवाइडेड बाय मीन, ये है क्या, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि जेड का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, मीन माइनस में म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर का स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, और यहां क्या बोला कि जेड स्कोर वैल्यू जो है वो एक्स की इज द रेशियो है बिटवीन एक्स डिवाइडेड बाय मीन, एक्स डिवाइडेड बाय मीन ने डिवीजन जो करेंगे वो किससे करेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से करेंगे। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड, ये क्या है, गलत है। आगे, वाइल वंडरिंग इन जंगल किंग दुष्यंत मैरिड शकुंतला, जंगल के अंदर एक राजा थे दुष्यंत, और वो जो है वो जंगल में घूम रहे थे, और जंगल में घूमते हुए उन्होंने जो है वो एक शकुंतला नाम की लड़की से जो है वो क्या कर ली, शादी कर ली। एज नरेटेड इन द अभिज्ञान शकुंतलम ही गेव हर रॉयल रिंग, उन्होंने जो है वो राजा जी ने जो है वो क्या किया, दुष्यंत जी ने जो है अपनी जो अंगूठी है रॉयल रिंग जो थी वो दे दी किसको, शकुंतला को, ठीक है, जो सर्व करेगी हर आइडेंटिटी, जो ये बताएगी भाई ये जो है वो कौन है, रानी है। विश शी वुड कम टू मीट हिम इन फ्यूचर, तो जब कभी वो फ्यूचर में से मिलने आए तो ये अंगूठी दिखा देना, तो लोग समझ जाएंगे कि आप जो है वो क्या हो, रानी हो। हाउएवर शी हैड लॉस्ट द रिंग while going to meet him, जब वो उससे मिलने गई, राजा से मिलने गई, और वो अंगूठी जो है वो क्या हो गई, गुम हो गई थी। तो when she arrived at दुष्यंत प्लेस, तो जब वो दुष्यंत के जगह पे मतलब राजा के प्लेस पे जब वो पहुंची, तो दुष्यंत ने जो है उसको जानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पास में रिंग नहीं है। तो बताओ ये किस तरीके का जो है वो आपका एरर है, तो ये आपका टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है, जब आपका नल हाइपोथेसिस क्या ट्रू है, फिर भी आप उसको क्या करते हो, रिजेक्ट कर दो। अब ये बताओ रानी जो है क्या वो एक्चुअल थी, यस, लेकिन फिर भी एक्चुअल होते हुए भी आपने उसको क्या करते, रिजेक्ट कर दिया, दिस इज नोन एज द टाइप 1 एरर। तो जब आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो, ट्रू हो, और आप उसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइप 1 एरर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल आइडेंटिटी आर यूजफुल, इनमें से कौन सी स्टैटिस्टिकल आइडेंटिटी जो है वो क्या यूजफुल है कंपेयर करने में टू रिग्रेशन इक्वेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट सैंपल साइज। तो पहला, कोफिशिएंट डिटरमिनेशन, नो। कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटरमिनेशन, नो। एडजस्टेड आर स्क्वायर, यस। एडजस्टेड आर स्क्वायर को हम लोग जो वो क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या करने में, कंपेयर करने में दो रिग्रेशन इक्वेशन को जो अलग अलग सैंपल साइज के ऊपर क्या है, बेस्ड है। तो पहले अपने को आर स्क्वायर को मतलब जो है कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटरमिनेशन को पहले क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो सैंपल साइज है वो क्या अलग अलग है। तो पहले आर स्क्वायर को एडजस्ट करेंगे और फिर दोनों में रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर जो वो क्या है, इट इज अ करेक्टेड गुडनेस ऑफ फिट है, ठीक है। इट इज अ मेजर फॉर लीनियर मॉडल, ये आइडेंटिफाई करता है परसेंटेज ऑफ वेरिएंस इन द टारगेट फील्ड दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द इनपुट एंड inputs. R square tend to optimistically estimate करता fit of the linear regression. It always increase as a number of effect are included in the model. Adjusted R square attempt to correct for this over estimation. तो ये ध्यान रखना कि अगर कभी भी क्या करना हो, इनमें से कौन से स्टैटिस्टिकल आइडेंटिटी को जो है वो हम यूज करेंगे कंपेयर करने में टू रिग्रेशन इक्वेशन को जो बेस है किस पे, डिफरेंट सैंपल साइज पे, वो है आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर। आगे दो स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहला, प्रोबेबल एरर जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। ये प्रोबेबल एरर नहीं सर, ये स्टैंडर्ड एरर का जो है फॉर्मूला है। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, मतलब 0.6745 इनटू में स्टैंडर्ड एरर, ठीक है ना। फिर आगे क्या बोलते हैं, वेर ए नल हाइपोथेसिस ट्रू, जब नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, बट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस के ट्रू होते हुए भी जो टेस्ट है वो क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। तो ये बात क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, बट सेकंड क्या है, करेक्ट है, 4।
आगे, इन ए स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट इफेक्ट साइज जो है वो क्या होता है? तो पहली बात तो ये भाई इफेक्ट साइज क्या होता है? तो इफेक्ट साइज का मतलब होता है इट इज ए वैल्यू जो मेजर करती है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कि दो वेरिएबल जो हैं एक पॉपुलेशन के अंदर जो दो अलग अलग वेरिएबल हैं उनके बीच में जो स्ट्रेंथ क्या, उनके बीच में जो रिलेशन है, दो डिफरेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन की स्ट्रेंथ जो है वो बताएगा कौन? इफेक्ट। तो जितना इफेक्ट साइज जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, उतना स्ट्रेंथ जो है वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो दो डिफरेंट वेरिएबल उनके बीच में रिलेशन है, वो रिलेशन कितना स्ट्रेंथफुल है, मतलब वो रिलेशन कितना पावरफुल है, तो वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ द इफेक्ट साइज। तो जितना इफेक्ट साइज क्या होगा? ज्यादा होगा, उतना स्ट्रेंथ उनके दोनों के बीच में क्या रहेगी? ज्यादा। इन स्टैटिक्स एंड इफेक्ट साइज जो है वो क्या? इट इज ए वैल्यू मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन ए पॉपुलेशन और a sample based estimate of that quantity. It can refer to the value of the statistical calculated from a sample of data, the value of the parameter for a hypothetical population, or the equation that operationalize how statistical parameter led to the effect size. The larger the effect size, the stronger the relationship between the two variable. और ये कैसे निकलता है? मीन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप माइनस में मीन ऑफ कंट्रोल ग्रुप अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देख लो एक बार, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट में इफेक्ट साइज जो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। तो इफेक्ट साइज जो है वो क्या होता है? इफेक्ट साइज बेसिकली बताएगा मैग्नीट्यूड कि एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया, ठीक है, दो अलग अलग जो आपके पास वेरिएबल है उनके बीच में जो रिलेशन है, उनके बीच में जो रिलेशन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी पावरफुल है, तो वो बताएगा कौन? आपको इफेक्ट साइज। आगे, Which of the following is not an assumption of simple linear regression model? देखो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कौन सा होता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है एक रिग्रेशन मॉडल है जो एस्टिमेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कौन सा होता है? जब आप जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन मेंटेन करते हो और वो कैसे? यूज करके स्ट्रेट लाइन को, ठीक है ना, और दोनों के दोनों वेरिएबल कैसे? क्वांटिटेटिव है, तो उसको बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है ना। अब यहां पे कुछ लिखा हुआ है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। यू कैन यूज सिंपल लीनियर रिग्रेशन व्हेन यू वांट टू नो हाउ स्ट्रॉन्ग द रिलेशनशिप इज बिटवीन टू वेरिएबल। जब दो अलग अलग वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनके बीच में रिलेशनशिप अगर आपको मेंटेन करना है तो वहां पे आप जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो वैल्यू है डिपेंडेंट वेरिएबल की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे आपको जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के रिलेटेड कुछ अजम्पशन दे रखी है, बताना है कौन सा इसका अजम्पशन नहीं है। पहला, सेट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है डिपेंडेंट वेरिएबल y की फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस जो आपने एक्सपेक्ट किया है वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल अबाउट द रिग्रेशन लाइन आर कांस्टेंट होते हैं फॉर ऑल द वैल्यू। यस, जो हम करते हैं ना a is equal to bxy या a is equal to bxy जो आप निकालते हो, जो आप वैल्यू निकालते हो, तो वहां पे जो कंसोनेंट्स होते हैं वो क्या आपके कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपका सही है। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या कंटीन्यूअस होता है? यस, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या रहेगा? कंटीन्यूअस रहेगा। फिर एरर जो है इन द वैल्यू ऑफ y आर आइडेंटिकल इन द सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन। जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर अगर कोई एरर आ गया तो वो आइडेंटिकल होगा इन द सक्सेसिव, वो आगे भी आपका सेम रहेगा? नहीं, आगे भी जो है वो सेम रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। आगे, एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हैविंग ए वैल्यू, अगर मान लो दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन निकल के आया और उसके वैल्यू निकल के आई प्लस 0.87, तो बताओ ये जो है वो ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि जो रिलेशन है वो बहुत ही क्या है? स्ट्रॉन्ग है और साथ में पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस है तो पॉजिटिव, और 0.5 से जो ज्यादा है तो ये कैसा? स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। आगे, स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड एरर एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसके अंदर हम जो है वो क्या देखते हैं? स्टैंडर्ड एरर के अंदर हम लोग जो देखते हैं द एक्सटेंट टू विच ए सैंपल मीन इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, कि सैंपल मीन जो पॉपुलेशन मीन से कितना अलग है, तो उसको निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड एरर। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट होल्ड ट्रू फॉर द रिसर्च एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, तो रिसर्च एनालिसिस और डिजाइन के रिगार्डिंग कुछ बातें बता रखी है, मतलब रिसर्च एनालिसिस जब आप करते हैं या रिसर्च डिजाइन जो आप बनाते हो तो उसके रिलेटेड कुछ बातें बता रखी है, बताना है इसमें से कौन सी बात जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला, रिसर्च डिजाइन एक फ्रेमवर्क है फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। बिल्कुल सही बात है, रिसर्च डिजाइन जो है वो एक फ्रेमवर्क है फॉर एवरी स्टेज, हर स्टेज पे जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हर स्टेज पे जो है रिसर्च डिजाइन करते हो। यस, चॉइस जो होती है बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड जो है ऑफ रिसर्च एक्सपेरिमेंट, वो क्रोमबेक अल्फा के ऊपर बेस होती है? नहीं। एक्सपेरिमेंट आर एज ए सोर्स ऑफ डेटा इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द, अगर आप जो है सोर्स ऑफ डेटा के नाम पे अगर एक्सपेरिमेंट को लेके आ रहे हो तो वो जो है वो क्वालिटेटिव स्टडी के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि
प्रॉपर डेटा तो नहीं है ना, अगर डेटा नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट क्या कर लोगे, और डेटा अगर नहीं होगा आपके पास में प्रॉपर तो आप उसके बेस पर स्टडी क्या कर लोगे, रिसर्च नहीं कर सकते हो। आगे प्लेगमिज्म जो है वो क्या है, ये फेलियर है रिसर्चर का टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल इन हिज और हर पब्लिकेशन। बिल्कुल सही बात है कि आपने अगर मान लो कोई इधर उधर से कॉपी करके कुछ छाप दिया, ठीक है, तो उसमें जो प्लेगमिज्म है वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि आपका फेलियर क्या है। आगे कंटेंट एनालिसिस जो है एक मेथड है जिसको यूज करते हैं इन द क्वालिटेटिव रिसर्च टू एड द डेटा कलेक्शन, जो अपने को हेल्प करता है डेटा कलेक्शन में। ये बात भी एकदम क्या सही है, तो आंसर क्या आएगा, ACDE। अब ये कुछ मैंने इसके रिलेटेड कुछ बात लेकर के क्रोमबैक अल्फा जो है वो क्या है, एक वे है ऑफ असेस करने का रिलायबिलिटी बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ शेयर्ड वेरिएंस और को वेरिएंस अमंग द आइटम मेकिंग अप एन इंस्ट्रूमेंट टू द अमाउंट ऑफ ओवरऑल वेरिएंस। ये जो आइडिया है इज दैट इफ द इंस्ट्रूमेंट अगर रिलायबल हो देयर शुड बी ग्रेट डील ऑफ को वेरिएंस अमंग द आइटम रिलेटेड टू द वेरिएंस। ये थोड़ा देख लेना, ठीक है, और ये इसका वैल्यू है, ध्यान रखना कि अगर ये क्रोमबैक अल्फा की वैल्यू अगर जो है वो इक्वल और ग्रेटर देन 0.9 है तो ये एक्सीलेंट है, ठीक है, और अगर ये अब ये थोड़ा वैल्यू देखना, और अगर इसका वैल्यू जो है वो आपका लेस देन 5 है तो ये क्या अनएक्सेप्टेबल होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे वैलिडिटी उतार के कंटेंट वैलिडिटी, उसके बाद कंसेप्ट वैलिडिटी, टेस्ट और क्राइटेरिया, इसको पढ़ लेना एक बार। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है बिटवीन सैंपल वेरिएंस एंड पॉपुलेशन वेरिएंस, उसको द डिफरेंस बिटवीन सैंपल वेरिएंस एंड पॉपुलेशन वेरिएंस कंप्यूटेड इज म्यू रिप्लेस बाय द एक्स बार। ये बात एकदम सही है। सैंपल वेरिएंस जो होता है ना और जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, तो उसके अंदर जो आपका डिफरेंस जो होता है सैंपल वेरिएंस का और पॉपुलेशन वेरिएंस का, उसको कंप्यूट कैसे करते हैं, जब हम म्यू को जो है रिप्लेस करते हैं किससे, एक्स बार से। सही है। फिर बोलते हैं क्रोमबैक अल्फा वैल्यू जो है लेस देन 0.3 इंडिकेट करता है रिलायबिलिटी। सर वो रिलायबिलिटी नहीं, अगर 0.5 से नीचे है तो वो जो है रिलायबल नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। वैल्यू जो है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंप्लाई करता है कि रिलेशन स्पूरियस है, बिल्कुल ठीक बात है। आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन जो है ऑफ द सैंपल, आपने अगर मान लो कोई सैंपल की और पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को क्या करते हैं, ऑब्जर्व किया, ये शो करते हैं दैट एवरी सैंपल कैन बी सब्स्टिट्यूट एज पॉपुलेशन, हर सैंपल को जो है वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यस। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज ए क्वालिटेटिव अप्रोच है किसका, रिसर्च का। ये बात भी क्या है, सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ACDE। ये थोड़ा पढ़ लेना एक बार। आगे स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे उनके आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन दे रखे मैचिंग करना है। नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो कौन सा होता है, जहां पे आपका मीन जो है इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहां पे मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो वो क्या होता है, बाइनोमियल को हम क्या करते हैं, जहां पे मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, और वहां पे जो है वो 0.5 एरिया से ज्यादा। और उसके बाद में जो है वो आपका नॉर्मल, वहां पे क्या होगा, मीन और मीडियन, मीन इक्वल होगा किसके, मोड के। ये हो गया आपका। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल आर नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, इनमें से कौन से सैंपल जो है वो क्या है, नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड है, ये बताना है। सिस्टमेटिक सैंपल जो है वो क्या है, रैंडम सैंपलिंग है। सिस्टमेटिक तो रैंडम है, ये रैंडम है। कोटा नॉन रैंडम या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है। यस। क्लस्टर सैंपलिंग ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी मेथड है। यस। पर्पसिव सैंपल जो है वो क्या है, पर्पस, अपने पर्पस के हिसाब से जब हम देखते हैं तो अपना वहां पे बायस हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये भी क्या आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है। यस। रेप्लिकेटेड सैंपल जो है वो प्रोबेबल, ये आपका नहीं आएगा, तो आंसर जो आएगा वो क्या है, B and D। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू इन द डेटा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी का मेथड है जिसके जो आपका एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होगा, जो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होगा, तो वो है आपका पोजिशनल एवरेज। कौन सा, पोजिशनल एवरेज। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, इनमें से कौन सा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। सबसे पहला है फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन जो है वो क्या होता है, जिसके अंदर आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को या फैक्टर को जो वो क्या करते हो, यूज करते हो। तो फैक्टोरियल डिजाइन होता है यूज टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए इफेक्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फैक्टर ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको बोलते हैं फैक्टोरियल डिजाइन। तो ये भी आपका जो है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल से डिजाइन है। फिर वन ग्रुप आफ्टर ओनली डिजाइन या फिर वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन, ये आपके मेथड नहीं होते हैं, ये फैक्टर डिजाइन मेथड नहीं है, तो ये दोनों खत्म हो गए। फिर बिफोर आफ्टर डिजाइन विद वन एक्सपेरिमेंट एंड 2 कंट्रोल, तो ये भी क्या एक्सपेरिमेंटल है। यहां पे आप क्या करते हो, एक विद वन एक्सपेरिमेंट और 2 कंट्रोल ग्रुप होते हैं, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल है। और लेटेंट स्केल डिजाइन जो है जिसको हम यूज करते हैं कंडक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, ये भी क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, A, C and D।
आगे अरेंज करें फॉलोइंग प्रोसेस को इन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ कंडक्ट द साइंटिफिक रिसर्च। तो जब कभी आप रिसर्च करते हैं तो आप कैसे करोगे, तो रिसर्च करेंगे सबसे पहले हम लोग जो वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हमारे फैक्ट को, फिर उसके बाद में जो है वो आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे रिसर्च को, इंडक्शन मतलब स्टार्ट कर दोगे रिसर्च को, फिर उसके बाद में आप जो है वो क्या करते हो, अपना जो हाइपोथेसिस को डेवलप करोगे एक्सप्लेनेशन को, फिर उसके बेस पर आप क्या करोगे, प्रिडिक्शन, और फिर क्या करोगे, टेस्टिंग एंड प्रिडिक्शन करोगे। तो आंसर आएगा इसका सेकंड। आप देख लो एक बार, ये होता है अपना प्रोसेस। सबसे पहले आस्क ए क्वेश्चन के बेस पे फिर आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे, रिसर्च के बाद में आप जो है वो क्या करोगे, हाइपोथेसिस को एस्टेब्लिश करोगे, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, ऑब्जर्वेशन आएंगी, उसको फिर एनालाइज करोगे, और फिर एनालाइज करने के बाद में जो है क्या कंक्लूजन दोगे, और फिर लास्ट में क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे अपनी फाइंडिंग्स को। तो आंसर आएगा सेकंड। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहला, सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन जो होती है ना मेजर फ्रॉम मीडियन, वो क्या आएगा, लीस्ट आएगा, क्योंकि मीडियन जो है वो क्या मिड वैल्यू, और वहां से अगर आप जो है क्या करते हो डेविएशन निकालो तो वो सबसे क्या आएगी, कम। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। Which one of the following is false, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, false है। देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन से, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से नहीं होता। ये बात क्या आपका ट्रू है। बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन नॉट एज्यूम ए वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये बात भी एकदम क्या है, सही है। दोनों मतलब एक का अगर एक से ज्यादा है तो दूसरा एक से कम होगा, क्योंकि उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होना चाहिए, वो आपका मैक्सिमम 1 होना चाहिए, एक से कम जो है वो एक से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द टू वेरिएबल में हैव डिफरेंट अलजेब्रिक सिंबल फॉर द रियल लाइफ सिचुएशन। क्या बोलता है कि रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर जो है वो दोनों bxy और byx दोनों के जो सिंबल आएंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, नहीं सर वो अलग अलग नहीं होंगे, उनका जो सिंबल रहेगा, साइन जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम। तो ये क्या है, गलत है। मैचिंग करते हैं एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट जो क्या, ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसमें हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन मोर देन 2 सैंपल मीन। जेड टेस्ट की बात करें तो ये क्या है, जेड टेस्ट आपका लार्ज सैंपल टेस्ट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर मीन फॉर लार्ज सैंपल व्हेन जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या है, इज नोन और अननोन। फिर काइस्क्वायर टेस्ट जो है इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या करने के लिए, तो काइस्क्वायर इसमें टेस्ट करते हैं वेदर स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिट वेल टू ए, मतलब गुडनेस ऑफ फिट मेथड है ये। और क्रूजल वॉलिस टेस्ट जो है वो क्या हो गया, ये एक नॉन पैरामीटर टेस्ट है जिसमें हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस डिफरेंस इन मोर देन 2 सैंपल मीन। तो आंसर क्या आएगा, थर्ड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला मे बी सिमेट्रिकल और स्क्यूड, जो मे बी सिमेट्रिकल स्क्यूड भी हो सकता है, जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या रहेगा, स्क्यूड आपका सिमेट्रिकल रहेगा, ये गलत हो गया। यूनिमोडल होता है और बेल शेप और सिमेट्रिकल है, यस। असिम्प्टोटिक होता है एक्स एक्सिस से, यस। एन ऑन पी इसके 2 पैरामीटर है, नहीं वो इसके नहीं है, वो बाइनोमियल के होते हैं, ये गलत हो गया। और म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इसके 2 पैरामीटर है, यस। तो आंसर क्या आएगा, ए, सी एंड ई। Which one of the following summary measure denote करता है डिग्री ऑफ lopsidedness of in a distribution, कि वो एक तरफा झुकाव को जो है वो कौन बताएगा, वो बताएगा आपका स्क्यूनेस। थर्ड, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ झुका हुआ है, नहीं है। Which of the following are correct about the complementary event। complementary event कौन सा होता है, complementary event ऐसे 2 इवेंट जो एग्जिस्ट करते हैं such that कि एक इवेंट will occur if only if the other event does not take, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। For 2 event to be classified as complementary event they must be mutually exclusive and exhaustive होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, इसका आएगा आपका आंसर 4। मतलब जो आपका 2 इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कब बोलेंगे, जब वो क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो, नहीं वो इंडिपेंडेंट होते हैं क्या, नहीं डिपेंड होते हैं, एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। फिर सच दैट देयर प्रोबेबिलिटी एड अप टू 1, यस। और कलेक्टिव एग्जॉस्टिव होते हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होते हैं, यस। तो आंसर क्या आएगा, ए, सी एंड डी। आगे फॉर ए गिवन सेट ऑफ पेयर्ड डेटा, कोरिलेशन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैव बीन कैलकुलेटेड एज बीइंग इक्वल टू r into bxy and byx respectively. Now each of the value of the x series is divided by 5. अगर सभी वैल्यू को जो है वो 5 से डिवाइड करेंगे, what effect does have each of these coefficient, तो क्या इफेक्ट उसके ऊपर जो है वो आएगा। देखो जी, जो आपका r है उसके ऊपर तो कोई भी चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन r में कोई भी चेंज नहीं, क्योंकि r जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है चॉइस ऑफ ओरिजिन से भी और चॉइस ऑफ स्केल से भी। लेकिन जो आपका byx है वो चेंज हो जाएगा 5byx, और जो bxy है वो चेंज हो जाएगा bxy अपॉन में 5। देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो वो क्या r, रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है bxy और byx। सीरीज x इज डिवाइडेड बाय 5, अगर आप उसको करोगे देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट होता है और चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड चॉइस ऑफ स्केल से। चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या कि कुछ वैल्यू को हम क्या करें, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, और चेंज इन स्केल का मतलब क्या कुछ वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। जब x
सीरीज को डिवाइड करेंगे 5 से, इट विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ आर। लेकिन रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, लेकिन नॉट ऑफ स्केल। तो अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट में अगर कोई वैल्यू का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट विल चेंज व्हेन एक्स सीरीज इज डिवाइडेड बाय 5। वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई चेंज हो जाएगी टू द बी एक्स वाई अपॉन 5, और बी वाई की चेंज हो जाएगी 5 इंटू बी एक्स वाई, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा 4। तो ध्यान रखना कि कोरिलेशन जो है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, चाहे आप कोई वैल्यू को ऐड करो या फिर लेस करो या मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। लेकिन जो आपका रिग्रेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके ऊपर जो फर्क आएगा अगर आप चेंज इन स्केल कर रहे हो, चेंज इन ओरिजिन कर रहे हो तो उस पर भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसा टेस्ट, ए टेस्ट दैट कंटेन ए फेयर सैंपल, जिसमें क्या है फेयर सैंपल है ऑफ ए टास्क एंड स्किल एक्चुअली नीडेड फॉर द जॉब इन क्वेश्चन, उसको क्या बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी। क्या बोलेंगे कंटेंट। तो कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है, ए टेस्ट दैट इज कंटेंट वैलिड इज वन दैट कंटेन ए फेयर सैंपल ऑफ द टास्क एंड स्किल एक्चुअली नीडेड फॉर द जॉब इन क्वेश्चन। Selecting the student for dental school, many school give applicant chunks of chalk and ask them to carve something that look like a tooth. If the content you choose for the test is a representative sample, then the test जो वो क्या होगा कंटेंटली वैलिड होगा। तो एक ऐसा टेस्ट है, एक टेस्ट है जिसके अंदर कंटेंट जो है वो क्या फेयर सैंपल है ऑफ द टास्क का एंड स्किल जो एक्चुअली चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे वो टेस्ट ऐसा है जिसके कंटेंट जो वो क्या है वैलिड है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा कंटेंट वैलिडिटी। तो ये हो गया अपना 50 क्वेश्चन स्टैट्स के, जल्दी से इसको करो। इसके बाद के कुछ क्वेश्चन और हैं 51 से लेकर के जो है वो ये 72 तक कुछ क्वेश्चन और है, तो ये आप जो सेल्फ भी कर सकते हैं और इसका जो आंसर की वो लगी हुई है तो इसका आप कर लीजिएगा। ओके, तो 50 क्वेश्चन हमने जो डिस्कस कर लिया। अब कल जो है वो हम लोग क्या करेंगे, कल और परसों मतलब संडे और मंडे 2 दिन सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 करेंगे बढ़िया तरीके से, पूरा का पूरा एंटायर पेपर 1 के जो एमसीक्यूज है 110 एमसीक्यूज जो है वो अब हम करेंगे। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इसका पीडीएफ मैं अपने पेड टेलीग्राम के ऊपर जो है वो सेंड कर दूंगा, आप वहां से सारे के सारे जो लगा लेना एक बार क्वेश्चन, ठीक है ना जी। चलो ये करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।